सुबह का समय था। हल्की हल्की धुंध पूरे गांव को अपने आगोश में लिए हुए थी। अचानक दूर से एक औरत भागती हुई आती है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो गांव के बीचों बीच आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, भागो, सब लोग भागो, जल्दी अपने घरों में छुप जाओ। लोग घबरा गए। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? औरत ने कांपते हुए कहा, वो फिर से आ गया है, काली झील वाला आदमी। ये सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। एक बूढ़ा किसान डरते हुए बोला, नहीं, ये नाम मत लो, वो वापस नहीं आ सकता। औरत चिल्लाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जंगल के किनारे खड़ा है और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इतना सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां जड़ दी गईं। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव एकदम शांत हो गया। तभी गांव के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा आदमी धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखें अजीब नीली चमक रही थीं। वो गांव के बीचों बीच आकर रुकता है और जोर से चिल्लाता है, छुप जाओ, जितना छुपना है, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि घर के अंदर बैठे लोग भी कांप उठे। वो फिर बोला, इस गांव में एक लड़की है जिसकी उम्र 25 साल 11 महीने है। 3 दिन बाद वो 25 साल की हो जाएगी। वो खुद मेरे पास आए, वरना मैं पूरे गांव को राख कर दूंगा। घर के अंदर बैठी आर्या ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो लड़की मैं ही हूं। उसकी छोटी बहन मीरा ने पूछा, दीदी क्या हुआ? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव का मुखिया हिम्मत करके बाहर आता है। वो कांपते हुए उस आदमी से कहता है, तू फिर क्यों आया है? हमने तुझे पहले ही बहुत कुछ दिया। आदमी हंसता है, मुझे इंसानों की नहीं, उम्र की जरूरत है। 25 साल की उम्र सबसे पवित्र होती है और उसी में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। मुखिया रोते हुए बोला, बस कर दे, अब और नहीं। आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, वरना ये गांव खत्म। इतना कहकर वो मुड़ता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। शाम होते ही मुखिया आर्या के घर पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीमी आवाज में कहता है, बेटी, हमें माफ कर दो। आर्या समझ गई। वो चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुखिया रोते हुए बोला, अगर तुम नहीं गई तो पूरा गांव मर जाएगा। रात भर आर्या सो नहीं पाई। उसके मन में डर, गुस्सा और दर्द सब था। वो सोचती रही, आखिर ये आदमी है कौन और क्यों सिर्फ 25 साल की लड़कियों को ले जाता है? अगले दिन आर्या जंगल में लकड़ियां लेने जाती है। तभी अचानक ठंडी हवा चलती है और उसके सामने वही आदमी आकर खड़ा हो जाता है। आर्या पीछे हटती है। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो मुस्कुराता है, तुम्हें लेने आया हूं। आर्या गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। वो शांत स्वर में बोला, तुम खुद आओगी, क्योंकि मैं मजबूर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छा से आओ। आर्या चिल्लाई, कभी नहीं। वो हंसता है, देखते हैं, और हवा में गायब हो जाता है। आर्या घबराई हुई घर लौटती है। मीरा पूछती है, दीदी क्या हुआ? आर्या रोते हुए सब बता देती है। मीरा हंसकर कहती है, दीदी ये सब झूठ है, कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन आर्या जानती थी ये सब सच है। 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन सुबह आर्या की आंख खुलती है। वो देखती है मीरा घर में नहीं है। मीरा, मीरा! वो पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो डरते हुए कहती है, तुम्हारी बहन काली झील की तरफ गई है। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, वो पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। जंगल के बीच अचानक उसका पैर फिसलता है। वो गिर जाती है। घुटने से खून निकलने लगता है, लेकिन वो उठती है, मुझे जाना ही होगा। तभी उसके सामने वीर आकर खड़ा हो जाता है। वो उसका रास्ता रोकता है। तुम वहां नहीं जाओगी। आर्या चिल्लाती है, मेरी बहन वहां है। वीर गुस्से से बोला, और मेरी बहन को वो पिछले साल ले गया था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
आर्या हैरान रह जाती है। वीर कहता है, मैं जाऊंगा, तुम नहीं। आर्या रोते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे खो नहीं सकते। वीर धीरे से बोला, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो यही रुको। और वो जंगल में गायब हो जाता है। आर्या वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वीर के जाने के बाद आर्या जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी, और तभी उसी जंगल में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। हा हा हा। आर्या डरकर पीछे मुड़ती है। वो देखती है, एक बिखरे बालों वाली औरत पेड़ के पीछे खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। आर्या डरते हुए पूछती है, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उसके पास आती है। मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया। आर्या घबराकर पीछे हटती है। क्या मतलब? औरत जोर से हंसती है, फिर रोने लगती है। उस काली झील ने मेरी दोनों बेटियों को निगल लिया। एक 25 साल की थी और दूसरी 24 की। आर्या का दिल कांप उठता है। औरत आगे कहती है, तुम सोचती हो वो आदमी इंसान है? नहीं, वो श्राप है, एक अधूरा श्राप जो हर 25 साल की लड़की की बलि चाहता है। आर्या डरते हुए पूछती है, लेकिन क्यों? औरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि वो मर नहीं सकता और ना ही जी सकता है। वो हर बलि के साथ थोड़ा और जिंदा होता जाता है। इतना कहकर वो औरत अचानक गायब हो जाती है। आर्या स्तब्ध रह जाती है। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक इंसान नहीं, एक खतरनाक श्राप है। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। वो तेजी से काली झील की ओर बढ़ने लगी। जंगल और घना होता जा रहा था। हवा ठंडी और माहौल डरावना, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद वो झील के किनारे पहुंच जाती है। झील का पानी काला था और उसके बीचों बीच एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी में हलचल होती है और वही आदमी झील से बाहर आता है। वो मुस्कुराता है, मैं जानता था तुम आओगी। आर्या गुस्से से बोली, मेरी बहन और वीर कहाँ है? वो हंसता है, जिंदा है अभी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। आर्या चिल्लाई, तू है कौन? वो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे कहता है, मेरा नाम आदित्य था। आर्या चौंक जाती है। वो आगे कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था। मुझे भी प्यार हुआ था, लेकिन उस प्यार ने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसने मुझे ठुकरा दिया और पूरे गांव ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं टूट गया था और फिर मैं एक तांत्रिक के पास गया। आर्या ध्यान से सुन रही थी। वो आगे कहता है, उसने मुझे शक्ति देने का वादा किया, लेकिन बदले में मेरी आत्मा ले ली। मैं इस झील में फंस गया और हर 25 साल की लड़की की बलि देना मेरी मजबूरी बन गई। आर्या बोली, झूठ, तुम मजबूरी नहीं, मजा ले रहे हो। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, अब मुझे मजा आता है, क्योंकि दुनिया ने मुझे दर्द दिया और अब मैं दुनिया को दर्द देता हूँ। अचानक झील का पानी तेज घूमने लगता है और वीर और मीरा को पानी से बाहर खींच लिया जाता है। दोनों जंजीरों में बंधे हुए थे। आर्या चीख उठती है, मीरा! मीरा रोते हुए बोली, दीदी मत आना। वीर चिल्लाया, भाग जाओ आर्या। आदित्य हंसता है, अब शादी शुरू होगी। अचानक झील के अंदर एक महल प्रकट होता है। आर्या को खींचकर अंदर ले जाया जाता है। महल के अंदर चारों तरफ हड्डियां और सूखी लाशें पड़ी थीं। आर्या कांप जाती है। आदित्य बोला, ये सब मेरी पत्नियां हैं। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी की तैयारी शुरू होती है। अग्नि जलती है, मंत्र गूंजने लगते हैं। आर्या धीरे धीरे इधर उधर देखने लगती है। उसे एक कोने में एक पुराना तावीज़ दिखाई देता है। उसे अचानक उस पागल औरत की बात याद आती है। वो मर नहीं सकता, लेकिन श्राप टूट सकता है। आर्या धीरे से तावीज़ उठा लेती है। आदित्य कहता है, अब फेरे शुरू। जैसे ही वो आर्या का हाथ पकड़ता है, आर्या जोर से तावीज़ उसके सीने पर रख देती है। अचानक भयानक चीख गूंजती है। आह! आदित्य जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने?
आर्या चिल्लाती है, तुम्हारा अंत। तावीज़ चमकने लगता है और झील कांपने लगती है। आदित्य तड़पते हुए कहता है, मैं मर नहीं सकता, मैं श्राप हूँ। आर्या बोली, हर श्राप का अंत होता है। तभी झील से आवाज आती है, सही कहा। वही पागल औरत प्रकट होती है। अब वो पागल नहीं लग रही थी, बल्कि एक दिव्य रूप में थी। वो बोली, ये तावीज़ उसी तांत्रिक का है जिसने इसे श्राप दिया था, और अब इसका अंत होगा। तावीज़ की रोशनी तेज होती है और आदित्य चीखते हुए राख बन जाता है। झील शांत हो जाती है, महल टूटने लगता है। आर्या, वीर और मीरा बाहर भागते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, झील पूरी तरह सामान्य हो जाती है। पानी साफ हो जाता है। सूरज की रोशनी फैलती है। श्राप खत्म हो चुका था। वीर धीरे से कहता है, खत्म, सब खत्म। आर्या अपनी बहन को गले लगा लेती है। दोनों रोने लगती हैं। गांव वाले वहां पहुंचते हैं। सब खुशी से रोने लगते हैं। मुखिया कहता है, आज हम आज़ाद हो गए। वीर आर्या का हाथ पकड़ता है, तुमने हमें बचा लिया। आर्या मुस्कुराती है, नहीं, हमने मिलकर खुद को बचाया।